नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आज मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जो अभी शिक्षा नीति 2020 आई है उसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। ये बिल्कुल करंट अफेयर है, इससे संबंधित प्रश्न भी आपके जो है परीक्षा से संबंधित हो सकते हैं और वैसे भी जो है आपको शिक्षा के संदर्भ में नई बातों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो संक्षेप में हम लोग बहुत जल्दी से बिंदुवार इस पर जो है बातें करेंगे। शुरू करते हैं शिक्षा नीति 2020 नीति। तो शिक्षा नीति 2020 में बातें प्रमुख रूप से उनको बताते हैं। सबसे पहले हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ यदि रुकी रहती है तो फिर समय के साथ उसमें परिवर्तन होना बहुत अनिवार्य है, अन्यथा उसमें जो है दोष आ जाता है। तो इसी बात को रखते हुए सबसे पहले जो है यदि स्वतंत्र भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहली जो शिक्षा नीति है इंदिरा गांधी ने 1968 में शुरू की थी। उसके बाद राजीव गांधी की जो सरकार ने बनाई थी वो 1986 में दूसरी शिक्षा नीति तैयार हो गई थी और जो 92 में नरसिम्हा राव की सरकार ने उसी शिक्षा नीति में थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया था, बदलाव कर दिया गया था, लेकिन उसे शिक्षा नीति का नाम नहीं दिया है। तो अब जो लगभग 34 इयर्स बाद जो ड्राफ्ट बदला है शिक्षा नीति का, जो कि जो है मसौदा जो तैयार किया गया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, उस शिक्षा नीति का मसौदा जो है वो पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो है विशेषज्ञों की सभा ने तैयार किया। और ये जो शिक्षा नीति है वो हालांकि इस समिति ने जो कस्तूरी रंगन की जो समिति है उसने मई 2019 में तैयार कर लिया था। और जो है यह स्वतंत्र भारत की जो है तीसरी शिक्षा नीति है जिसे 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। तो इस शिक्षा नीति से ही संबंधित हम लोग आज कुछ प्रमुख बातों को करेंगे, जिसमें बात करते हैं जो नई शिक्षा नीति आई है 2020। उसमें शिक्षा पर जो सकल घरेलू उत्पाद है जिसे GDP कहते हैं उसका 6% खर्च किया जाएगा। जो पहले 4.43 था उसका जो है GDP बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। दूसरी बात है 5वीं कक्षा तक की जो शिक्षा है उसकी जो शिक्षा दी प्रदान की जाएगी वह मदर लैंग्वेज में होगी, यानी मातृभाषा में प्रदान की जाएगी। जो भी छात्र 5वीं तक के हैं उनको उनकी ही भाषा में शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है। और दूसरा है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पहले इस मंत्रालय का नाम जो शिक्षा मंत्रालय का नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब जो है शिक्षा मंत्रालय के नाम पर चेंज हो गया है। अगला है लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर, यानी कानूनी और जो चिकित्सकीय शिक्षा है उसको छोड़ दिया जाए तो समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग तो HECI का गठन किया जाएगा। केवल किसको छोड़कर? लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर। उच्च शिक्षा के लिए यानी एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। कहीं पर भी आप कैसे लो तो वो क्या है, एक सिंगल रेगुलेटर के तहत संचालित हो जाएगी। केवल किसको छोड़कर? लॉ और मेडिकल जो एजुकेशन है उसको छोड़कर। अगला है 6th क्लास से वोकेशनल कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे। जब बच्चा 6ठी क्लास में पहुंचेगा तो वो वोकेशनल कोर्स चुन सकता है और उस कोर्स से उसको इंटर्नशिप भी कराई जाएगी ताकि वो उसका व्यवहारिक कार्य भी सीख सके। तो 6th क्लास से ही वोकेशनल कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है।
अगला है म्यूज़िक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। जो म्यूज़िक और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है ई करिकुलम, यानी जो ई पाठ्यक्रम है उसको बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनेगी, जिसके लिए वर्चुअल लैब्स बनेंगी। तो इसके तहत अभी भी हम लोग ई लर्निंग कर रहे हैं, तो ऐसे ही ई करिकुलम को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल लैब भी बन जाएंगी। अगला है नई शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम लागू हो जाएगा। जो ये है ये बहुत अच्छी बात है। जैसे यदि कोई छात्र 3 साल की इंजीनियरिंग कोर्स की पढ़ाई करता है और 6 सेमेस्टर के बाद उसे किसी कारणवश उसको छोड़ना पड़ेगा, यानी वो 6 सेमेस्टर तक की परीक्षा कर सकता है तो उसको कुछ भी हासिल नहीं होता अभी तक। लेकिन वर्तमान में क्या है कि ये जो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होने से उसको क्रम वाइज जो है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री मिल जाएगी। जैसे कि अभी उदाहरण में था, यदि छात्र 1 साल पढ़ाई करता है और टोटल पढ़ाई 3 साल की है, तो 1 साल की पढ़ाई के बाद उसे सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। 2 साल की पढ़ाई के बाद छोड़ने पर उसे डिप्लोमा दिया जा सकता है और पूरा कोर्स करने पर उसे डिग्री मिल जाएगी। तो ये इन्होंने मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम चलाया, जिससे कि ड्रॉप आउट जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। छात्र जो ड्रॉप आउट करते हैं कि नहीं वो कर पाएंगे, तो उससे वो समाधान मिल जाता है उसको थोड़ा। अगला है, अगर कोई छात्र किसी कोर्स को बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है, यदि कोई कोर्स कर रहा है और दूसरा कोर्स भी करना चाहता है, तो अब क्या प्रावधान हो गया है कि पहले कोर्स से वो एक खास निश्चित समय तक के लिए ब्रेक ले सकता है, और जो जिस कोर्स को वो करना चाहता है उस कोर्स को करने के बाद पहले वाला कोर्स जो उसने छोड़ा था बीच में, उसमें ब्रेक लिया था, उसको फिर जारी कर सकता है। अगला है, नई शिक्षा नीति में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं या और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी के लिए एक समान नियम होंगे। अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के नियम अलग, डीम्ड यूनिवर्सिटी के नियम अलग हैं, लेकिन जो है नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसमें सभी के लिए समान नियम हो जाएंगे। अगला है, स्कूलों में जो 10+2 फॉर्मेट चल रहा है उसको हटा दिया गया है। अब उसके स्थान पर जो है 5+3+3+4 फॉर्मेट को शामिल किया गया है। अब इसको समझ लेते हैं, 5+3+3+4 क्या है इस फॉर्मेट का अर्थ। तो इस फॉर्मेट के अर्थ के अनुसार जो 5 ईयर्स हैं उसमें बच्चे के जो 3 साल हैं वो प्री प्राइमरी स्कूल के होंगे, जैसे कि आप आंगनबाड़ी वगैरह जानते ही हैं, तो वो 3 साल प्लस 2 साल यानी क्लास 1 और क्लास 2, तो ये टोटल 5 साल जो हैं बच्चे पढ़ेंगे कक्षा 2 तक। जो आप ये ना समझिएगा 5 का अर्थ जो है वो कक्षा 5 तक है, ऐसा नहीं है, बल्कि जो 5 ईयर्स हैं उसमें 3 साल प्री प्राइमरी स्कूल के हैं और 2 साल जो है फाउंडेशन कोर्स यानी कक्षा 1 और कक्षा 2 शामिल हैं। अगला जो 3 है +3 करके, तो वो क्लास 3, 4, 5 ये 3 साल वो 3, 4, 5 क्लास पास करेगा। फिर अगला 3 जो स्टेज है वो 3 ईयर्स क्लास 6, 7, 8 की हैं, और जो 4 ईयर्स क्लास 9, 10, 11 और 12। तो अब जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 9 से ही अपने सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। इसमें एक खासियत है, इनको जो है 5+3+3+4 आपको समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मेट ये लागू कर दिया गया है। ये कुछ बातें थी जो आपकी शिक्षा नीति 2020 से संबंधित थी। उम्मीद है ये आप इसका और विस्तार से अध्ययन करेंगे हम लोग फिर कभी। ये आपकी लिखित प्रमुख बातें मैंने आपको बता दी हैं, इनको ध्यान में रखिएगा और आगे बढ़ते रहिए। स्वस्थ रहिए।